पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम अनिका के आंसू भरी आंखों को देखकर वहीं रुक जाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। सुनीता जी उसको आवाज़ लगाते हैं पर वो नहीं सुनता। मासूम सा वेद अनिका को और भी कसकर जोर से पकड़ लेता है। अनिका घुटनों के बल बैठकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। सुनीता जी भावुक हो जाते हैं। अनिका वेद को अपने कमरे में लेकर आ जाती है। अनिका वेद को देखकर अपना दुख भूल जाती है। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है कि वेद की माँ नहीं है। वेद अब चुप हो जाता है पर अनिका के आंसू नहीं रुकते। ओहो मम्मा, आप तो मुझसे भी ज़्यादा रोती हो। पापा ने आपको थोड़ी ना डांटा है, मुझको डांटा है। अब देखना, मैं उनसे बात ही नहीं करूँगा। फिर मेरे पीछे पीछे आएंगे मुझे मनाने। वो अपनी गोल गोल आँखों को घुमाकर बोलता है। उसकी बात पर अनिका हंस पड़ती है। तभी सुनीता जी कमरे में खाना लेकर आते हैं। वो अनिका को हंसते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। इससे पहले उन्होंने अनिका को हंसते हुए तो क्या, मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। अनिका के साथ वेद भी हंसने लगता है। आप हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही हो मम्मा। ये सुनकर अनिका एकटक वेद को देखने लगती है, लेकिन इस बार आंसू नहीं आने देती अपनी आंखों में। वेद को अपनी सीने से लगाकर बोलती है, तुम भी बहुत प्यारे हो। तभी सुनीता जी कहते हैं, चलो अब खाना खा लो। वेद ने कहा, बहुत भूख लगी है दादी। सुनीता जी ने कहा, मुझे पता था, चलो अब मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। अनिका बेटा, तुम भी खाना खा लो। चलो वेद। नहीं, मैं मम्मा के साथ खाना खाऊंगा, वो भी मम्मा के हाथों से। नहीं वेद, पहले ही तुम बहुत परेशान कर चुके हो अनिका को। फिर वो अनिका के पास जाकर बोली, वेद की बात का बुरा मत मानना बेटा, वो बच्चा है। मैं उसे समझा दूंगी कि तुम्हें माँ ना बुलाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मुझे बुरा नहीं लगा। और आप प्लीज़ इसे मत रोकिएगा, इसका जो दिल करे उसे बुलाने दीजिए। सुनीता जी हैरानी से अनिका की तरफ देखती है। ऐसे मत देखिए, एक माँ की कमी क्या होती है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ भी मुझे जन्म देकर। अनिका रो पड़ती है। एक माँ के बिना जीना कैसा होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। प्लीज़ आंटी, इसे मत रोकिएगा। सुनीता जी अपनी गीली आंखें साफ करते हुए बोली, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। अनिका उनकी तरफ देखती है। सुनीता जी कहती हैं, यही कि तुम भी आज से मुझे आंटी नहीं बुलाओगी, माँ कहोगी मुझे, समझी। अनिका उनके गले लग जाती है। माँ, बड़ी मुश्किल से वो इतना ही बोल पाती है। और खबरदार, जो कभी कहा कि तुम अनाथ हो। नहीं माँ, अब नहीं कहूँगी, अब तो मुझे माँ मिल गई। वेद जो कब से उन दोनों को रोते हुए देख रहा था। अरे बस भी करो तुम दोनों, कितना रोते हो आप लोग। इधर बच्चे को भूख लगी है। सुनीता जी ने कहा, चलो तुम दोनों खाना खा लो। माँ, आप भी हमारे साथ खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी, तुम दोनों खाओ। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ विक्रम बेचैन सा अपने कमरे में घूम रहा था। उसकी आंखों के आगे अनिका की आंसू भरी आंखें बार बार आ रही थी और उसका वो सिर हिलाकर मना करना उसे अंदर तक हिला गया। उसे याद आता है कि उसकी पत्नी अनिका भी ऐसा ही करती थी जब वो किसी पर गुस्सा करता था। अनिका के आंसू विक्रम की कमजोरी थी। वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, बेचैन हो जाता था वो। और आज वही बेचैनी
इस अनिका के आंसू देखकर भी क्यों हो रही है? वो खुद से ही सवाल करता है। इतने में खाना लिए सुनीता जी कमरे में आते हैं। उनको देखते ही विक्रम, माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप खामखा खाना ले आई। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो चुपचाप खा लो। माँ प्लीज, मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? देख मुझे तो बहुत भूख लगी है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। माँ ये तो गलत बात है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। सुनीता जी उसे गुस्से से घूरती है। अच्छा यहाँ आइए, बैठिए, चलिए साथ में खाते हैं। एक निवाला तोड़कर वो सुनीता जी को खिलाता है और फिर खुद भी खाने लगता है। वो एकदम से बोलता है, माँ, वेद ने खाया, मैं उसे लेकर आता हूँ। रहने दो, वो नहीं आएगा। विक्रम ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, पर माँ, जब तक मैं उसे नहीं खिलाऊंगा वो खाना नहीं खाएगा। उसने खा लिया विक्रम, वो भी अनिका के साथ। खाना भी अनिका ने ही उसे खिलाया। विक्रम हैरानी से सुनीता जी को देखता है। माँ, आपको वेद को समझाना चाहिए था, वो ऐसे किसी को भी माँ नहीं बोल सकता। पर आज से पहले उसने कभी किसी को माँ बुलाया भी नहीं था। सुनीता जी उसके चेहरे के भावों को देखते हुए बोलती हैं, आज से पहले कोई लड़की इस घर में नहीं आई है। विक्रम भी शांत भाव से अपनी बात कहता है। पर अनिका अलग है और वेद तुम्हारी एक ही बात मानता आया है विक्रम, जो तुम हमेशा से कहते आए हो कि सिर्फ अनिका ही तुम्हारी माँ हो सकती है, तो अब तुम उसे कैसे रोक सकते हो? पर माँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई अनिका अचानक से यहाँ आ जाएगी और आप वेद को उससे दूर ही रखें। कल को वो लड़की चली जाएगी तो वेद को तकलीफ होगी। पर अगर तुम चाहो तो अनिका हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है, वेद की माँ बनकर। माँ प्लीज, विक्रम चिल्ला पड़ता है। आप उस लड़की को घर पर लेकर आई हैं, वहीं तक रखिए। ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल मत कीजिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो ना सही, पर वेद को है। एक माँ की ज़रूरत है उसे। वो लड़की वेद की माँ नहीं हो सकती। सुनीता जी वहाँ से जाने लगती है। फिर पलटकर, वो लड़की बोलना बंद करो विक्रम। अनिका नाम है उस लड़की का। अनिका, कब तक अतीत में भटकते रहोगे? कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा, अपने लिए ना सही वेद के लिए। मेरी बात पर सोचना ज़रूर। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही विक्रम किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह खुद से बोलता है, इतना आसान नहीं है मेरे लिए अनिका को भूलना। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर हो नहीं पाया मुझसे। वो आप सबके लिए मर चुकी है, पर मेरे लिए तो वो आज भी जिंदा है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे रोम रोम में बसी हुई है वो। ये कहते हुए उसके आंसू बह जाते हैं। जीने के लिए उसकी यादें ही काफ़ी है। उसकी यादें मुझसे मत छीनिए, मेरे जीने का सहारा है वो। फिर वो एकदम से गुस्से में बोलता है, मेरे दिल में, मेरे ज़िंदगी में अनिका की जगह कोई नहीं ले सकता, ये लड़की भी नहीं। मुझे वेद को दूर रखना होगा उससे। विक्रम अब इस दुविधा में था कि क्या वेद का इस लड़की से घुलना मिलना ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे वेद को रोकना होगा। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, ऐसे किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। वो अपने कमरे से बाहर आकर वेद को ढूंढने लगता है। वेद के कमरे में जाता है। वेद कहाँ हो तुम? पापा सॉरी बोल रहे हैं बेटा, प्लीज़ बाहर आ जाओ। विक्रम पूरे कमरे में ढूंढता है पर वेद कमरे में नहीं था। विक्रम वेद को
ढूंढते ढूंढते अनिका के कमरे की तरफ आ जाता है। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। पास गुजरते समय उसकी नज़र अंदर चली जाती है। वो देखता है कि वेद अनिका से लिपटकर आराम से सोया है और अनिका भी उसको अपने सीने से लगाए सो रही है। बालों की कुछ लटें अनिका के चेहरे पर आ रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। विक्रम की नज़रें नहीं हट रही थी उसके चेहरे से। विक्रम कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है और मन ही मन कुछ फैसला करता है। यहाँ शराब की बोतल होठों से लगाए रंजीत अपने कमरे में बैठा था। एक हाथ में शराब की बोतल, दूसरे हाथ में अनिका की फ़ोटो। मत तड़पाओ मुझे इतना कि बाद में तुमको इसका अफसोस हो। मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो मेरी जान। लौट आओ, वापस लौट आओ। तभी रणविजय घर वापस आता है। घर आकर, दीनू काका। जी साहब। रंजीत आया क्या? छोटे साहब तो कब से आ गए, पर साहब जब से आए हैं बस शराब पी रहे हैं, खाना तक नहीं खाया उन्होंने। रणविजय के माथे पर चिंता की लकीरें उभर जाती है। वो भागकर रंजीत के कमरे में जाता है, दरवाज़ा नॉक करते हुए। छोटे, दरवाज़ा खोल छोटे। भाई आप आ गए। रंजीत दरवाज़ा खोलता है। रंजीत मेरे भाई, ये क्या हालत बना ली तूने अपनी, और कितनी पी है तूने? कोई होश है? कोई खबर है तुझे? अनिका के बारे में कुछ पता चला? रंजीत सीधा सवाल रणविजय से करता है। रणविजय को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलता है, अनिका अनिका अनिका। अनिका के अलावा भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में, कब समझोगे तुम? नहीं, मेरे ज़िंदगी में अनिका के सिवा कुछ मायने नहीं रखता। अनिका है तो मेरी ज़िंदगी है, वरना ये रंजीत कुछ भी नहीं। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता और उसके किए की सज़ा उसे नहीं दे देता, तब तक मेरी ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखता, कुछ भी नहीं। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे भाई। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो मत समझाइए, और मुझे कुछ समझना भी नहीं है। और जो टाइम मुझे समझाने में ख़राब कर रहे हो, वो अनिका को ढूंढने में लगाइए। तुम्हें अनिका कभी नहीं मिलेगी रंजीत। मैं पहुंचने ही नहीं दूंगा तुमको उस तक। रंजीत हल्का सा मुस्कुराकर, धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बना जो अनिका को ज़्यादा दिन तक छुपा सके। कहीं से भी कैसे भी उसे तो मैं ढूंढ ही लूँगा। किस लिए? किस लिए बोलो, किस लिए? किस लिए ढूंढोगे उसे? ताकि फिर से उस पर जुल्म कर सको, फिर से अत्याचार कर सको उस पर। क्या कसूर था उस लड़की का? हाँ बोलो। यही ना कि तुमसे प्यार करती थी, तुम पर भरोसा करती थी, और तुमने क्या किया उसके साथ? रंजीत ने कहा, प्यार करती थी नहीं भाई, प्यार करती है। वो अब भी मुझसे प्यार करती है। नहीं करती वो तुमसे प्यार, नहीं करती। अरे तंग आ गई है वो तुमसे, तुम्हारा रोज़ रोज़ के अत्याचारों से, इसलिए तो चली गई यहाँ से। और वो कभी वापस नहीं आएगी। वो आएगी, उसे आना होगा। मैं प्यार करता हूँ उससे, और वापस तो उसे लेकर ही आऊँगा। प्यार? इसे तुम प्यार कहते हो? अरे कोई जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता जैसा तुमने अनिका के साथ किया है। भाई, रंजीत चिल्ला पड़ता है। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। एक बात मेरी अच्छे से सुन लो तुम। इस बार तुम्हारी वजह से अनिका को जरा सी भी तकलीफ़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत मौके दिए मैंने तुम्हें सुधरने के लिए, पर अब और नहीं। तकलीफ़ तो आपकी बहन को होगी ही, और इस बार बहुत होगी। और इस बार भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब गलती उसने इतनी बड़ी की है तो सज़ा भी तो उसे बड़ी ही मिलेगी ना। फिर अनिका की तस्वीर को छूते हुए रंजीत ने कहा, अब देखो ना,
जितने दिन तक वो गायब रहती है उतने दिन और रातों का हिसाब कौन देगा? वहीं देगी ना। कहाँ थी, किसके साथ थी? कहीं किसी के साथ अपनी हदें तो पार नहीं कर रही? रंजीत, ये कैसी सोच है तुम्हारी? ऐसा सोचते हो तुम अपने प्यार के बारे में? इतना ही भरोसा है तुम्हें अनिका पर? अरे पागल, प्यार की शुरुआत ही भरोसे से होती है। वो रिश्ता ही क्या जिसमें भरोसा ना हो। ये सब मैं नहीं मानता भाई। आप तो बस भगवान से बोलो कि आपकी वो मुंह बोली बहन जल्दी से मिल जाए, वरना जितनी रात वो मुझसे दूर रहेगी उतनी रातों का हिसाब देना उसे ही मुश्किल हो जाएगा। रणविजय ने कहा, तुम जैसा इंसान किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। तुम इंसान ही नहीं हो, शैतान हो, शैतान। भगवान करे तुम्हें अनिका कभी ना मिले, और अगर उसकी ज़िंदगी में ये मनहूस दिन दोबारा लिखा है कि उसका सामना तुमसे हो, तो इससे पहले ही उसे मौत आ जाए। अनिका को तुम जैसे शैतान के हाथों रोज़ थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा है कि वो पहले ही मर जाए पर तुम्हें कभी ना मिले। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद रंजीत शराब की बोतल ज़मीन पर पटक देता है। ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझसे पूछे बिना मौत भी नहीं आएगी उसको। सुना आपने? वो सिर्फ मेरी है, मेरी। अगर मौत लिखी है उसकी तो मेरे हाथों से लिखी है। मौत को भी ये हक नहीं दिया मैंने जो उसे छू सके। उसे छूने का हक सिर्फ मुझे है, समझे आप? ये कहकर वो अनिका के तस्वीर को सीने से लगा लेता है, लेट जाता है और नशे में होने की वजह से तुरंत वो सो भी जाता है। दूसरी तरफ वेद और अनिका आराम से सो रहे थे। दोपहर से शाम हो जाती है। अनिका की आंख खुलती है। पास में सोए वेद को देखकर वो मुस्कुरा देती है, उसका माथा चूम लेती है। तभी उसे रंजीत के शब्द याद आते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगी उनको उतनी ही तकलीफ होगी, इसलिए लोगों से दूरी बनाकर रखा करो। अनिका डर जाती है, कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मेरी वजह से अगर वेद को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी नज़र मासूम से वेद पर पड़ती है। मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं होगा। रंजीत तो क्या, उसका साया भी तुम तक नहीं पहुंच सकता। ये कहकर वो बेहद प्यार से वेद का माथा चूम लेती है। वेद ने नींद में ही कहा, सोने दो ना पापा, हमेशा आप मुझे ऐसे ही तंग करते रहते हो। उसकी बात सुनकर अनिका मुस्कुरा देती है। वो वेद को सही से लेटाकर बाहर आ जाती है। हॉल में कोई नहीं था। तभी बेबी, घर की नौकरानी, मैडम आपको कुछ चाहिए? माँ, मेरा मतलब है सुनीता जी कहाँ है? मैडम जी तो किसी काम से बाहर गए हैं, मुझे बोलकर गए हैं आपका ध्यान रखने को। अनिका मुस्कुराकर बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे किचन दिखा दो। मैडम जी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं बना दूंगी। मुझे बस एक कप चाय पीनी है, पर मैं खुद बनाऊंगी। पर मैडम, ऐसे कैसे? कोई परवर नहीं, तुम चलो और मुझे किचन दिखाओ। धीरे धीरे अनिका अपने दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी, हंसने की कोशिश कर रही थी, इन लोगों के साथ नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। पर फिर भी अतीत के कुछ कड़वी यादें ऐसी थी जो उसके दिमाग से नहीं निकल पा रही थी और वो कभी भी उस पर हावी हो जाती थी। अनिका चाय बनाने लगती है। तुम पियोगी? वो बेबी से पूछती है। नहीं मैडम, ये तो मेरा आराम करने का समय है। अच्छा, तो तुम जाओ और आराम करो। पर मैडम, आप यहाँ? अरे एक कप चाय ही तो बनानी है, तुम जाओ। बेबी चली जाती है। अनिका चाय बनाने लगती है। इसी समय विक्रम नीचे आता है। उसकी नज़र किचन में चाय बना रही अनिका पर जाती है।
उसने बालों को बांधकर जुड़ा बना रखा था, जिससे कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। विक्रम बस उन लटों में उलझकर रह जाता है। मन ही मन, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। जल्दी से वो अपनी नज़रें हटाकर अनिका के रूम में चला जाता है, वेद के पास। अनिका चाय लेकर अपने कमरे में आती है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि विक्रम वेद को गोद में उठाकर ले जा रहा था। अनिका का दिल तो कर रहा था कि वो विक्रम को रोक दे वेद को ले जाने से, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस खाली आंखों से विक्रम के चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। विक्रम वेद को गोद में उठाकर अनिका के पास से गुजरता हुआ अपनी आंखें नीची करके अनिका से कहता है, मेरे बेटे की वजह से आपको जो भी तकलीफ़ हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आगे से आपको कभी भी ये परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। अनिका उसके पीछे जाकर बड़ी मुश्किल से बोलती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है वेद से। तभी सुनीता जी घर वापस आती है और दोनों को बात करता हुआ देखकर वो दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, आप प्लीज़ वेद को कुछ मत कहना। मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे है। विक्रम चिल्लाकर बोलता है। उसके चिल्लाने से अनिका सहम जाती है। सुना तुमने, मुझे परेशानी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा तुम्हारे पास आए, उसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत पड़े। मुझे परेशानी है जब वो तुम्हें माँ बुलाता है। मना क्यों नहीं करती हो तुम? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे, या तुम सच में अपने आप को इसकी माँ समझने लगी हो? बोलो, जवाब दो। विक्रम के ऐसे बर्ताव से अनिका अंदर से टूट जाती है। आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो नज़रें नहीं उठाती। मेरे बेटे से दूर रहो तुम, समझी? मुझे या वेद को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरी अनिका बनने की कोशिश मत करो तुम। मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में तुम अनिका की जगह कभी नहीं ले सकती। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। ये बात अनिका को चुभ जाती है। वो नज़रें उठाकर विक्रम को देखती है। उसके रुके हुए आंसू बह जाते हैं। उसके आंसू को देखकर विक्रम को एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया। अनिका चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। विक्रम अपने कमरे में आ जाता है और वेद को बेड पर लेटाकर पास रखी कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके खुद से कहा, ये मैंने क्या कर दिया? अपना सारा डर, सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। उसे तो किसी बात का पता ही नहीं था कि माँ के दिल में क्या चल रहा है। माँ तो हमारी शादी के सपने देख रही है और मैं उस पर सारा गुस्सा निकाल दिया, जबकि इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। वो अपनी पत्नी अनिका की तस्वीर को उठाकर उससे कहता है, मैं भी क्या करूं? डर गया था मैं कि कहीं वो लड़की तुम्हारी जगह ना ले ले। इस घर में, वेद की ज़िंदगी में कहीं तुम सिर्फ एक याद बनकर ना रह जाओ। बस ये सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया और सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। जब उसने कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं है वेद के साथ, तो मेरा शक भी पक्का हो गया कि कहीं वो लड़की तुम्हारी जगह लेने की कोशिश तो नहीं कर रही। बस मेरा काबू नहीं रहा और मैं बरस पड़ा उस पर। अब तुम ही बताओ कहाँ गलत हूँ मैं। उधर दरवाजे पर खड़ी सुनीता जी विक्रम के ऐसे बर्ताव को देखकर हैरान थी और बेहद गुस्से में भी। अनिका अपने कमरे में बैठी सिसक रही थी। उसको रंजीत की बातें याद आने लगती है। सही कहा था रंजीत ने, अब मेरी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। तरस जाऊंगी मैं हंसने को, मुस्कुराने को। सब सही कहा था उसने। ये बोलकर वो और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हे भगवान, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मौत क्यों नहीं आ जाती मुझे? मौत भी मुझसे इजाज़त लेकर आएगी जाने मन।
रंजीत की आवाज़ उसके कानों में शोर करने लगती है। परेशान होकर वो अपने कान पर हाथ रख लेती है। आवाज़ आनी बंद हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। रात होने को थी। वेद विक्रम के साथ ही था। विक्रम उसे किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखा था ताकि वो अनिका के पास जाने की जिद ना करे। जब काफ़ी टाइम के बाद भी अनिका अपने कमरे से बाहर नहीं आती तो सुनीता जी उसके पास जाते हैं। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं, जहां अनिका खिड़की पर खड़ी अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे सुनीता जी के आने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। रो रो कर आँखें सूज गई थी उसकी, चेहरे पर आंसुओं के निशान बन गए थे। अब कुछ था तो उसकी खाली आंखें और बेजान चेहरा। उसको इस हालत में देखकर सुनीता जी का दिल रो पड़ता है। फिर वो बोलती हैं, विक्रम की बातों का बुरा मत लगाना। अनिका एक नज़र उन्हें देखती है, फिर दूसरे ही पल नज़र हटाकर। अब मुझे किसी की बातों का बुरा नहीं लगता, सुनीता जी ने कहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि विक्रम की गलती नहीं है, पर वो खुद में उलझ गया है। उसे डर लगने लगा है कि कहीं इस घर में अनिका की जगह कोई और ना ले ले। बस इन्हीं सब में उलझा हुआ है वो। तुम पर गुस्सा कर गया, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। माँ प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हालात ही ऐसे हैं। वैसे भी उनका डर अपनी जगह सही है, पर बेटा वो कुछ मत कहिए माँ। मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से कोई परेशानी आए, इसलिए माँ मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अनिका के जाने की बात सुनकर सुनीता जी हैरान हो जाती है। क्या कहा तुमने? तुम जाना चाहती हो मेरे बच्चे? वो गुस्से में ये सब कह गया। यकीन मानो वो खुद इस बात पर अफसोस कर रहा होगा। नहीं माँ, आप गलत समझ रही है। मैं किसी की बातों को अपने दिल पर लगाकर यहाँ से जाने का फैसला नहीं ले रही हूँ। तो फिर क्या बात है, क्यों जाना चाहती हो तुम? माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई मुसीबत आए। विक्रम जी नहीं चाहते कि वेद मेरे पास आए, वो अपनी माँ के रूप में मुझे देखे। और जब तक मैं यहाँ रहूँगी वेद मेरे पास आने की जिद करेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से विक्रम जी और वेद में अनबन हो। वो उसके पापा है, उसके लिए अच्छा सोच कर ही उन्होंने बोला होगा। अनिका बड़ी ही सहजता से अपनी बात रखती है। उसके बात पर सुनीता जी कुछ कह नहीं पाती। कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि अनिका कुछ गलत नहीं कह रही है। वो अनिका के पास जाकर उसका माथा चूम लेती है। कितनी समझदार है मेरी बच्ची। उनका प्यार भरा स्पर्श पाकर अनिका उनके गले लग जाती है। दोनों के आंसू बह जाते हैं। सुनीता जी बोलती है, मेरा विक्रम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गुस्सा तो उसको आता भी नहीं था। हमेशा खुश रहता था, सबको हंसाता था मेरा विक्रम। बहुत प्यार करता था वो अपनी पत्नी अनिका से, अपनी जान से भी ज़्यादा। हम सब बहुत खुश थे, पर किसे पता था कि हमारी खुशियाँ बस कुछ दिनों की है। किसने सोचा था कि अनिका हमें छोड़कर चली जाएगी। उसके जाने के बाद टूट जाएगा मेरा विक्रम। बिल्कुल बदल गया। घंटों अपने कमरे में बैठा बस अनिका की तस्वीर से बातें करता रहता था। अनिका क्या गई, हमारी जिंदगी की खुशियाँ ही चली गई। मेरे विक्रम की हंसी, मुस्कुराहट, जीने की इच्छा सब साथ ले गई। बड़ी मुश्किल से वेद का वास्ता देकर मैंने उसको नॉर्मल किया, पर वो पहले जैसा नहीं हो पाया। रह गया तो बस ये गुस्से वाला विक्रम। चिड़चिड़ापन आ गया उसमें। तरस गई हूँ अपने बच्चे को पहले की तरह देखने के लिए, उसकी हंसी, उसकी शरारतें देखने के लिए। ये कहकर वो रो पड़ते हैं। अनिका उनके आंसू साफ करते हुए, यहाँ बैठिए माँ,
वो उनको पानी पिलाती है। सुनीता जी पानी पीकर बोलती है, ये सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि तुम अपने जाने का फैसला बदल लो। नहीं, ये फैसला तुम्हारा अपना है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे विक्रम को गलत मत समझो। शायद अब तुम इसकी हालत को समझ सको। अनिका उनके पास बैठकर अपना सिर उनकी गोद में रख लेती है। माँ, मैंने उन्हें पहले भी गलत नहीं समझा था। उनकी हालत में अच्छे से समझती हूँ और इसलिए मैं जाना चाहती हूँ ताकि उनको और कोई परेशानी ना हो। सुनीता जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर जहाँ मैं तुमको लेकर जाऊंगी तुमको वहीं जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हो। अनिका ने कहा, जैसा आप चाहे। सुनीता जी ने कहा, अफसोस बस एक बात का रहेगा कि मुश्किल से बेटी मिली थी और वो भी जा रही है। अनिका बोलती है, शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार ही नहीं है। सुनीता जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वेद की किस्मत में भी नहीं। ये सुनकर अनिका की पलकें गीली हो जाती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है अनिका, पर तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी। अनिका उनकी तरफ देखती है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी, पर 2 दिन के बाद। अब इतनी बात तो तुम मेरी मान सकती हो ना? अनिका हाँ में सिर हिलाती है। चलो अब खाना खा लो। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आप खाइए, मैं खा लूँगी। सुनीता जी ने कहा, ठीक है, जब दिल करे तब खा लेना। वो भी समझ जाते हैं कि अनिका विक्रम के सामने नहीं आना चाहती। सुनीता जी बाहर चली जाती हैं। अनिका एक बार फिर खिड़की के पास चली जाती है। दूसरी तरफ रणविजय अपने कमरे में परेशान सा बैठा होता है। उसका फ़ोन रिंग करता है। हेलो साहब जी, जिस लड़की की फ़ोटो भेजी थी आपने, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बस आखिरी बार जब उसको देखा गया था, वो किसी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई थी। फिर वो गाड़ी वाले उसे अपने साथ उठाकर ले गए। कोई बात नहीं, तुम अपनी तलाश जारी रखो। पता नहीं कौन थे वो लोग जो अनिका को अपने साथ ले गए। पता नहीं किस हालत में होगी अनिका। कहीं एक मुसीबत से बचने के चक्कर में दूसरी मुसीबत में ना फंस जाए। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए। आरजू तुम्हें पाने की कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।